स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो बताता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है जी। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली होती है, तो वहां पे हम कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स नेचर है। फॉर एग्जांपल जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आपका नेचर शो करती है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का नेचर वो शो करती है। और इस पूरे के पूरे नेचर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका ट्रांसवर्स नेचर। और इसमें जो आपका फिनोमिना है लाइट का, वो कौन सा है, जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे चीजें जो हैं वो परपेंडिकुलरली होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। रिफ्लेक्शन तो आपको पता है कि हाँ, अगर यहां से कोई चीज टकराई तो वो मुड़ गई ऐसे, ठीक है, यहां से टकराई तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दो वेव्स, एक वेव ये और दूसरी वेव ये, अगर ये सुपर इंपोज आ जाती है यानी कि आपस में मिल जाती है, जो रिजल्टेंट वेव होगी या तो वो नीचे कम एम्पलीट्यूड होगा, या वो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, या हो सकता है वो सेम एम्पलीट्यूड से निकले, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं जैसे सोप है, सो बबल्स, सो बबल जो हैं आपके सो बबल जो हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर्स, वो कौन सा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है। डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई चीज है वहां से जो लाइट है आपकी एज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, एज ऑफ द ऑब्जेक्ट से जो है वो मुड़ रही है, तो उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीडी वगैरह देखी होगी, तो सीडी को अगर आप ऐसे पकड़ के रखते हैं तो आपको नहीं, जैसे आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो आपको वो कलर दिखते हैं, लाइनें दिखने लग जाती हैं कलरफुल, 7 कलर्स वाली, ठीक है, तो वो फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके एज से लाइट जो है वो जो है टिल्ट हो रही है, और उस चीज के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, पोलराइजेशन इज द करेक्ट वन, पोलराइजेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आंसर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट ए स्पीड डिफरेंशियल। देखिए आपने कभी देखा होगा, जैसे आपकी लैपटॉप की बैटरी, फोन का जो फोन है, नॉट बैटरी, फोन है, वो कई बार जो है वो मतलब लेट चलता है, प्रोसेस लेट करता है। तो आपने देखा क्या होगा, जब भी आप मेमोरी को डिलीट करते हैं तो वहां पे एक मेमोरी होती है, हिडन मेमोरी, जहां पे वो डेटा काफी स्टोर हो रखा होता है, एंड दैट मेमोरी इज कॉल्ड कैश मेमोरी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए। तो जिससे वो स्पीड जो है आपके फोन की, लैपटॉप की, वो बढ़ जाती है, कैश मेमोरी को डिलीट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड ए पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉल्यूटेंट क्यों कहा जाता है। देखो सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी 200 टाइम्स कैपेसिटी है ब्लड के साथ कंबाइन करने की। जब ब्लड के साथ कंबाइन करने की 200 टाइम्स कैपेसिटी है, देन द ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल जाके बाइंड करता है ब्लड के साथ, तो ये 200 मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। तभी आपने देखा होगा जहां पे पोल्यूशन होता है, खांसी वगैरह लोगों को आती है, जब और भी कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट इसीलिए है क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है और वो आपके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप बैंक में कहीं भी कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मैं कहूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा कितना होता है, वो होता है 40%। जाने के अगर बैंक के पास 100 रुपया है
तो 40 रुपए वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देते हैं। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एमएसएमईज हो सकती हैं, माइक्रो स्मॉल और आपका जो है स्मॉल बिजनेसेस हो सकते हैं। ऐसे कोई भी चीजें जो होंगी वो आपकी एग्रीकल्चर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आती हैं। लेकिन अब 40 रुपए में से सबसे ज्यादा जो शेयर होता है वो एग्रीकल्चर का, जाने के 18% शेयर देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो अब यहां पे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा देते हैं, तो इनमें कौन सी जगहों पे पैसा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, ठीक है, ऐसी चीजों में पैसा सबसे ज्यादा दिया जाता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? पीएसएल। और पीएसएल कितना होता है? 40%। और अगर तुम्हें पूछा पीएसएल में से एग्रीकल्चर का शेयर कितना होता है, तो आप कहेंगे 18%। तो जो भी आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, ये एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स, ये आपके जो है प्रायोरिटी है, यानी कि बैंक सबसे ज्यादा पैसा इनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन? देखो, अगर मैं कहूं सन यहां पे है, धरती यहां पे है, तो इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है उन्हें हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और वो होता है 149.5 मिलियन किलोमीटर देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंस। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे सन यहां पे है, ठीक है, और धरती थोड़ा सा ज्यादा दूर चली गई है सन से, और ये होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर, और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एपहीलियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एपहीलियन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया तुम्हें? एपहीलियन के नाम से। लेकिन कई बार क्या होता है, सन यहां पे है और धरती थोड़ा सा नजदीक आ जाती है, और वो डिस्टेंस रह जाता है 147.1 मिलियन किलोमीटर, और ये होता है आपका पेरिहीलियन, यानी कि पास आना। क्लियर। और पेरिहीलियन जाने के देखने को मिलता है हमें 3 जनवरी के आसपास, ठीक है, 2-3 जनवरी के आसपास, 3-4 जनवरी के आसपास, और ये जुलाई के महीने में देखने को मिलता है, 3-4 जुलाई के आसपास देखने को मिलता है। तो अब जो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाली 152.1 मिलियन किलोमीटर, और उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एपहीलियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो डिस्टेंस आपका यहां पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ, कौन कौन सी गैसेस देखने को हमें मिलती हैं जब हम बायोगैस की बात करते हैं? देखिए, बायोगैस में मेनली आपको देखने को मिलता है मीथेन, तो देखने को मिलता ही मिलता है, प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे ध्यान रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहां पे डिफरेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर कंटेंट देखने को हमें मिलता है, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को हमें मिलता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और बायोगैस जो है, जिसे हम जैसे बायोगैस जो होती है, ये हमेशा आपके कौन से बैक्टीरियाज आपके मदद करते हैं इस चीज को बनाने में? दैट इज कॉल्ड मिथेनोजेंस। क्या करते हैं? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं इस चीज को प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? दैट इज डी। अब इसमें ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी याद कर लेना। कई बार क्या होता है, वो फुल्ली दे देता है कि हाँ अच्छा मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मॉइस्चर कंटेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी चीजें आपसे बात कर सकता है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, गॉट इट जी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी से जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हवाएं आती हैं, बारिश लेके आती हैं, और वो बारिश लेने वाली जो हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये कहां से चलती हैं? मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं, टर्की के आस पास से चलती हैं ये, ठीक है। और ये करते क्या है? यहां से मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके यहां पे विंटर्स में, सर्दियों में रेनफॉल करती हैं, विंटर्स में रेनफॉल करती हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नॉर्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूं, इसे हम काल बैशाख के नाम से भी जानते हैं, लोकल विंड है ये काल बैशाख, और ये देखने को मिलती है इंडिया और बांग्लादेश की साइड पे, इंडिया और बांग्लादेश, और थंडर वगैरह भी करते हैं ये, मतलब
बिजली गड़गड़ाहट वगैरह भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। लू तो तुम्हें पता होगा, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अभी गर्मी का सीजन चल पड़ा है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती हैं तो उसे हम लू के नाम से जानते हैं। मैंगो शावर जो मैंगो की खेती के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें हम अप्रैल शार के नाम से भी जानते हैं, जाने के जो अप्रैल मंथ के महीने में देखने को मिलती हैं। और ये खास करके ये देखने को कहां पे मिलती हैं? कर्नाटका, केरला, ठीक है, कोंकण कोस्ट, गोवा, इन एरियाज में सबसे ज्यादा ये रेनफॉल देखने को मिलती है जो कि मैंगो की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और एक ऐसे ही है बारदोली चेहरा, ठीक है, ये आपके असम में होती है और ये होती है चाय की खेती के लिए, टी की खेती के लिए। और ऐसे ही चेरी ब्लॉसम जिसे हम और क्या कहते हैं? कॉफी शार, ये मेनली आपको देखने को मिलती है कर्नाटका वगैरह एरिया में, ठीक है। तो इसे कॉफी शार इसीलिए क्योंकि कॉफी की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका? 1 इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। एजोला इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी फॉर, देखिए एजोला जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है, एजोला एनाबिना, ठीक है, ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और लेकिन ये एजोला जो है वो किसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है? वो राइस कल्टीवेशन को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइस कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राइस कल्टीवेशन। गॉट इट जी, राइस कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, राइस के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, राइस के सेंटर कहां पे है हमारे इंडिया में? कटक उड़ीसा में। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस। और तुम्हें और बताना चाहूंगा कि इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे, HYV सीड आए थे राइस वाले, वो भी फिलीपींस से आए थे। और वीट वाले कहां से आए थे? गेहूं वाले कहां से आए थे? गेहूं वाले आए थे मैक्सिको से, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारी मनीला फिलीपींस में जाती है गोल्डन राइस जिसे बासमती राइस कहते हैं, वो विटामिन ए के अंतर्गत रिच होती है, बीटा कैरोटीन में रिच होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया? तो जब संविधान में वर्णन नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा हो सकता है बनाई जा रही हो। क्लियर? तो इनमें से कोई भी हो सकती है वो। तो इसका मतलब जिसका आर्टिकल संविधान में नहीं है तो वो क्या होगी? नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करूं, ये तो अभी चल रहा है यार, आर्टिकल 324 से 329 तक आपके देखने को मिलते हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, आर्टिकल 280 में है। पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं 315 से लेके 323 तक देखने को हमें मिलता है। और प्लानिंग कमीशन का वर्णन नहीं किया गया, प्लानिंग कमीशन आजकल हमारे देश में नीति आयोग है। तो पहले तो आंसर टिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुछ पॉइंट्स और याद रखते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक चीफ होता है, 2 एडिशनल होते हैं। सबको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, 2 को इलेक्शन कमीशन, जब चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं कि हाँ हम दोनों को अपॉइंट करने हैं, तो शपथ मतलब अपॉइंट जो है 2 लोगों को और भी, वो यानी कि तीनों के तीनों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है, 65 एज रिटायरमेंट एज देखने को हमें मिलती है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, फेयर इलेक्शन करवाना जो है इनका मेन काम होता है। ये जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, पब्लिक बूथ बनाना, सिक्योरिटी एंड ऑल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये सब कुछ ये करते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन मैंने जैसे आपको बताया 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है? जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिवीजन है, जो ग्रांट्स का डिवीजन है, वो फाइनेंस कमीशन करता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। और फाइनेंस कमीशन जो है अभी हमारे भारत देश में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा,
एनके सिंह जो है वो चेयरपर्सन है। और आप मुझे बताओ 16 के कौन है फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमिश्नर कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे 16 फाइनेंस कमिश्नर कौन है। मैं देखूंगा लाइव में कौन कौन बोल रहा है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करिए भाई, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे या कर रहे होंगे तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950, लेकिन इसका जो नाम है वो आपका हो गया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को, और ये देश का थिंक टैंक है। क्लियर, ये याद रखना है। यस, 16 के जो चेयरपर्सन है वो है अरविंद पंगाड़िया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? डी इज द करेक्ट आंसर, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट? यानी कि एसी करंट से डीसी करंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस चीज के लिए यूज होता है आपका रेक्टिफायर। और अगर मैं कहूं कि डीसी से एसी कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट, तो उसके लिए हमारे जैसे घरों में होता है इन्वर्टर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया तुम्हें? अमीटर जो होता है ये करंट को मेजर करने वाला यंत्र है, और गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने वाला यंत्र है। करंट यहां पे जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें छोटा करंट, माइन्यूट करंट में हम इसको माप लेते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर के करंट को भी मापा जा सकता है। क्लियर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट करने में आपका ट्रांसफार्मर का काम आता है। क्लियर। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आइस कवर्ड इन ए सॉडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली? देखो मैं आपको बताता हूं, आप लोग ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों के घरों में फ्रिज भी होगा, ठीक है, आइस भी जमती होगी, लेकिन काफी लोगों के घर में नहीं होता। जा कई लोगों के घरों में कई बार प्रोग्राम होते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आइस की सिल्लियां आती हैं, ठीक है। तो वो आइस क्या करते हैं, जब तो कपड़े में जो है रख देते हैं, नहीं तो वो बुरादा नहीं होता जो गांव में होता है, जो मतलब पशुओं को डालने के लिए होता है, तो उसमें रख देते हैं, तो वो आइस मेल्ट नहीं होती। वो ऐसा क्यों है? आइस मेल्ट क्यों नहीं हो रही? आइस देखो, आइस का मेल्ट होना का मतलब क्या है कि अगर हीट उसके ऊपर पड़ रही है तो वो मेल्ट हो रही है, तो मतलब वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब हीट ली जा रहा है और पिघली जा रही है। अगर हम उसके ऊपर ऐसी कोई चीज रख दे, ठीक है, जिससे वो आइस पिघले ना, तो वो गुड हुआ या बैड हुआ? बैड कंडक्टर, क्योंकि वो हीट नहीं ट्रांसफर कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉडस्ट जो है वो बैड कंडक्टर है हीट की, जिसके कारण वो जो हीट है वो आइस के अंदर नहीं जा पा रही और वो पिघल नहीं रही। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बताने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से हैं, हम थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले भी सारे पढ़ लेंगे। यहां पे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। 1887 का मद्रास सेशन था, उसमें चेयरपर्सन थे ये। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले 1885 में थे, और वो सेशन था आपका बॉम्बे सेशन, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, WC बनर्जी वहां पे प्रेसिडेंट थे। 1886 का दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता का, जहां पे जो है दादा भाई नौरोजी वो हैं प्रेसिडेंट थे। और तीसरा सेशन था 1887 का, ये मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1888 में जो इलाहाबाद में सेशन हुआ था उसमें चेयरपर्सन थे जॉर्ज यूल, जहां आप ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट ब्रिटिश या फर्स्ट क्रिश्चियन जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूल थे। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मौलाना आजाद की बात करते हैं, मौलाना आजाद जो हैं वो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे और जिनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था वो थे। क्लियर, मौलाना आजाद वो पर्सन है जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे आजाद भारत के, और इन्होंने इनका एक पेपर था अल हिलाल, ये न्यूज़पेपर था। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मौलाना आजाद जी द्वारा लिखी गई थी। मोहम्मद अली, इनके द्वारा एक पेपर था रिलीज किया गया था कॉमरेड, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अली ब्रदर्स सुना होगा आप लोगों ने, अली ब्रदर्स, जिसमें जो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली दो ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट करी थी 1919। क्लियर, ये याद रखना। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तुम्हें? हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है? देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज जो होती है
वो हम शराब में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इथेनॉल में, या फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों जगहों पे ग्लूकोज टूटता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पे है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो पानी है उसमें होता है। और ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 3 लोगों ने इसको ढूंढा था, एंड दैट इज कॉल्ड एम्डन, म्योरे, पार्सन। एम्डन म्योरे पार्सन पाथवे के नाम से जानते हैं। एक्सोथर्मी का मतलब क्या है? यहां से जो हीट है वो बाहर निकलती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे कोई पत्ता है, पत्ते से पानी का उड़ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The two vectors are said to be equal। देखिए, दो वेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो कैसे इक्वल होते हैं? देखो, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में होगी, और वेक्टर इक्वल कब होंगे? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनकी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, दे आर कॉल्ड जो है वेक्टर्स, एंड दे आर इक्वल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, both magnitude and direction are the same। And next question, the chemical compound that is invariably found in all the viruses। सभी वायरसेस में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेम होता है? सेम होता है, तो वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्लियर? और वायरस जो होते हैं वो कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जीवित और अजीवित चीजों के बीच में। और वायरसेस को ढूंढा किसने था? इवानोवस्की। समझ में आया? और टोबैको मोज़ेक वायरस पहला वायरस था जो ढूंढा गया था इंडिया में, और ये इवानोवस्की द्वारा, सॉरी, ये टोबैको जो है इंडिया में लेके कौन आया था? पोर्तुगीज। लेकिन इसकी टोबैको की कंजम्पशन बैन किसने करवाई थी? जहांगीर ने बैन करवाई थी। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। और नो टोबैको डे कब होता है? 31 ऑफ मई। नो टोबैको डे इज 31 ऑफ मई। ठीक है, लिपिड्स फैट्स होते हैं, डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखें। और ये सारा प्रोसेस होता है कहां पे? न्यूक्लियस में, केंद्रक में होता है। और न्यूक्लियस जो है वो आपका कंट्रोल रूम है सेल का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? माउंटेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? माउंटेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? माउंटेन्स की स्टडी को कहते हैं ओरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर की स्टडी। ठीक है, कैंसर क्या होते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन फॉर द सेल। जब सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। लिथोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं रॉक्स की, रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ढूंढने में मदद करते हैं। और निथोलॉजी जो होते हैं पक्षियों, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंड हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? सलीम अली। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है? गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, सैलिनेशन ऑफ ए सॉइल इज कॉज्ड बाय।
देखिए सॉइल के अंदर नमक आता जा रहा है, वो कैसे आ रहा है? जब रॉक्स की वेदरिंग होती है। रॉक्स की वेदरिंग का मतलब क्या है? रॉक्स मतलब टूटती हैं, पानी से, हवा से, टेम्परेचर से टूटती हैं और गिरती हैं। और अगर उसके बाद जो है पानी और आता चला जाए तो वो क्या करेंगी? पानी आया, पानी उड़ गया, इवेपोरेट कर गया और नीचे क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। तो दैट मींस जी, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेस इरिगेशन, अतिरिक्त सिंचाई से। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है वो कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जो दिखते नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या कोई देश में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपदा आ गई, वॉर हो गई, कुछ भी, तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो राष्ट्रपति निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? जिसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं होती, वो होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 267 में देखने को में मिलता है। आर्टिकल 267 में एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 266 में। और इसमें जो भी दिन भर के खर्चे, सालों के खर्चे, महीनों के खर्चे, नॉर्मल खर्चे, वो यहां से निकलते हैं, जमा भी होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं, और यहां से पैसा निकाला जाता है पार्लियामेंट से बिल पास करके। जब तक पार्लियामेंट बिल पास नहीं करेगी तब तक ये पैसा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्टेट बताइए जो बांग्लादेश तीनों साइड से घेर के रखता है। देखिए बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है, ठीक है। और ऐसी स्टेट जो बांग्लादेश को तीनों साइड से घेरती है, एंड दैट इज त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा, ये बांग्लादेश वाला पार्ट, ये सारा कुछ इसको इधर से घेर के रखता है, ठीक है। देखो जो है वेस्ट बंगाल से हमारी बाउंड्री शेयर होती है, किसकी? इसकी, दैट मीन्स क्या कहते हैं इसका, बांग्लादेश की। असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इसके साथ जो है लिंक करते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और त्रिपुरा में एक और याद करो, यहां पे एक नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, गॉट इट। और एक याद करो, त्रिपुरा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क है आपका, और नामडाफ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ आपकी जो बाउंड्री है वो आपका तवांग वाला पार्ट है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा चाइना के साथ, तवांग वाला पार्ट, ठीक है। असम की अगर मैं बात करूं, असम में एक माजुली आइलैंड बनता है, जो कि एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन का मतलब क्या होगा? रिवर्स द्वारा बनाया गया आइलैंड। और इसमें जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे लोहित रिवर, ठीक है, दिहांग है, दिबांग है, सुबनसिरी है, तो ये सारी रिवर्स जो हैं आपकी क्या बनाती हैं? रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। नागालैंड की अगर मैं बात करूं, नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एंजाइम बताइए जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। स्टमक के अंदर देखिए 2 एंजाइम होते हैं आपके स्टमक के अंदर, खास करके स्टमक में 2 एंजाइम होते हैं जो निकाले जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक का एक पार्ट है, और इससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में आपके 2 क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं यहां पे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप कहेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है वो पैंक्रेटिक जूस में होता है, पैंक्रेटिक जूस में, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन वहां पे होता है। अच्छा, एक और भी पूछा जा सकता है, ऐसे एंजाइम बताइए जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, ऐसे एंजाइम बताओ जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीएज। ये चीज याद रखना, प्रोटीएज कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन। ये होता है आपके माउथ के अंदर, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, कार्ब्स की डाइजेशन करता है ये। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी, पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया था कौन से साल में?
देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी आपकी 1946 में बनी थी। देखो जब पहली मीटिंग हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग के अंदर जो है आपके 389 जो है मेंबर देखने को आपको मिले, जिसमें से 299 मेंबर जो थे आपके 299 मेंबर जो थे आपके वो आए थे प्रोविंशियल असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है। और उसके बाद जो आपके 93 मेंबर थे वो आए थे आपके प्रोविंसी से, प्रिंसली स्टेट से आए थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे, और 4 आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। तो इस तरीके से जो है आपके नंबर आपके काउंट हो जाते हैं। क्लियर? सॉरी, इट्स 296, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं। देखिए प्रोविंशियल असेंबलीज का मतलब ये होता है जहां पे सीधा ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेजों का रूल था। प्रिंसली स्टेट्स ये है कि जहां पे आपके राजा महाराजा बैठते होते थे, ठीक है। तो इसमें प्रोविंशियल और प्रोविंशियल स्टेट से ऐसे आए थे। जब देखो जब देश आजाद हो जाता है, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है आपका, ठीक है। और उससे पहले जो है आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन जाता है, और 26 नवंबर को हम और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से। देखिए जिस दिन संविधान बन गया, लागू किया गया, तो उस टाइम पे आपके जो मेंबर थे वो 299 मेंबर रह गए थे। कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाती है, और जिसमें से 229 मेंबर जो थे आपके प्रोविंशियल असेंबली से प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, और जो बाकी रह गए आपके दैट इज 70 मेंबर जो थे आपके प्रिंसली स्टेट से देखने को हमें मिले थे। ये भी आपको याद रखना है। अब बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है आपकी सेटअप करी गई थी किसकी रिकमेंडेशन से, कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन से। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ही आया था, जिसमें 3 लोग थे आपके, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। समझ में आया? तो ये 3 लोग आपके यहां पे आए थे। जो पैथिक लॉरेंस जो था वो था आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और देखिए जब 9 दिसंबर को आपकी असेंबली बनाई गई थी तो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, क्योंकि ये आपके क्या थे, दैट इज सीनियर मोस्ट मेंबर थे। लेकिन 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था, और इसके वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के कौन थे, एच सी मुखर्जी। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर, 1946 इज द राइट आंसर। कितने टाइम में हमारा संविधान बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चीज को हम बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सोल बोला है यहां पे, आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं 2 चीजों से। एक है सोल, एक होता है हार्ट एंड सोल। 2 चीजें हैं, सोल मतलब आत्मा, हार्ट एंड सोल का मतलब क्या है, हृदय और आत्मा। हार्ट एंड सोल की बात करें तो वो आर्टिकल 32 को बोला जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए है, जहां पे आप रिट फाइल कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन सोल की अगर हम बात करते हैं तो सोल है हमारा देश में प्रियम्बल, प्रस्तावना, उसे हम सोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने बोला था, देखिए 3 पर्सन है। एक तो है जिसने बोला था होरोस्कोप ऑफ इंडिया, वो है के एम मुंशी, क्लियर। और एन के पालकी वाला जी ने बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सोल बोला था ठाकुर दास भार्गव जी ने बोला था। ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल का पहला नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को अपना स्टार्ट किया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू जी, ये याद रखना है। और प्रियम्बल को हम कहते हैं प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रियम्बल इज गिवन टू, हमने प्रस्तावना दिया किसको है, टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम क्या है, सॉवरन है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976,
जिसके अकॉर्डिंग 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे यहां पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने बोरो किया है, वो हमने बोरो किया है आयरलैंड से, और ये आपके नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो वेलफेयर करती है स्टेट का, क्लियर, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखती है हमारे देश में। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल, क्लियर। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही ऐड करी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। लेकिन जो 11वीं ऐड करी गई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आइडिया हमने लिया था वो यूएसएसआर से लिया था। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये भारत देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना के रखते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट की बात करें, ये पार्ट 3 में देखने को मिलता है, और पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, इन्फोर्सेबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट हमने कहां से बोरो किए हैं, यूएसए से बोरो किए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में देखने को मिलती है, पार्ट 4A में आर्टिकल नंबर 51A में, और फंडामेंटल राइट 12 से 35 में, क्लियर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं 36 to 51 आर्टिकल में, और पार्ट 4 में देखने को मिलता है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आप लोगों को जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रीएम्बल। ये देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने भारतवासी लोग, ये संविधान हम अपने आप को दे रहे हैं, अवर सेल्फ, टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत देश में जो सिटीजनशिप है वो किस के कारण, किस मोड के कारण, कैसे हम ले सकते हैं। देखिए जी, सिटीजनशिप के अंदर जो की बात करते हैं पार्ट 2 में देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक है। सिटीजनशिप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। हमारे भारत देश में हम जन्म से रजिस्ट्रेशन करके, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, बाय डिसेंट, ठीक है, हमारे माता पिता यहाँ के होने चाहिए, या फिर नेचुरलाइजेशन से, नेचुरलाइजेशन से, ठीक है, बर्थ से, हेरिडिटरी से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली हो, तब जाके हम जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट नहीं बनता, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारी सिटीजनशिप हमसे ली भी जा सकती है, वो कैसे, बाय डेप्रीवेशन, रिनंसिएशन और वॉलेंट्री तरीके से। इसका मतलब क्या है, जब आप या तो आप अपने देश की सिटीजनशिप खुद छोड़ दो, ठीक है, हमें नहीं लेनी, या फिर ऐसे है कि आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो उस केस में जो आपके जो देश है हमारा, तो आपको कह देगा कि आपके पास सिटीजनशिप नहीं है। या फिर आप किसी जो है देश की ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो देश के अगेंस्ट हैं, ठीक है, देश के सुरक्षा के अगेंस्ट हैं, उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं, और तब जाके हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत देश में, इंडियन हिस्ट्री में जो गोल्डन एज है वो किसे कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं गुप्ता एम्पायर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे मैथमेटिक्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, फिलॉसफी की फील्ड में बहुत ज्यादा चीजें जो हैं देखने को आपको मिली हैं, लिटरेचर की फील्ड में, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। लेकिन आपने सुना होगा मुगल एम्पायर को भी बोला जाता है क्लासिकल एज, क्लासिकल एज ऑफ द मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। लेकिन वो एक किसी पर्सन के टाइम को बोलते हैं, वो शाहजहां के टाइम पे बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखें। मराठा एम्पायर की बात करते हैं तो मराठा एम्पायर जो है इसमें ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको, जो है आपका ये शिवाजी महाराज के ऊपर, उनके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, उसी क्वेश्चन में बात करेंगे। मौर्य एम्पायर, मौर्य ने नंद वंश को हराया था, नंद वंश के राजा धनानंद को हराया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से हराया था। कौटिल्य को हम और क्या कहते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्ता और इंडियन माइकेवेली के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। क्लियर, ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त,
ठीक है, लेकिन किसे रियल फाउंडर बोला जाता है? रियल फाउंडर बोलते हैं चंद्रगुप्ता वन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर, गुप्ता इंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को छत्रपति, जो मैंने अभी आपको बताया था, छत्रपति महाराज, छत्रपति जी की उपाधि जो मिली थी वो 1674 में मिली थी रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में। और इनको जो मतलब क्राउन पहनाया गया था वो पहनाया था पंडित गंगभट्ट ने पहनाया था, पंडित गंगभट्ट ने पहनाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है और राजा टाइटल शिवाजी महाराज को कौन देते हैं? राजा किसने बोला था? औरंगजेब ने बोला था, ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब ने टाइटल दिया था, राजा का टाइटल दिया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के ऊपर। इनकी जो सरकार थी वो थी अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब क्या होता है? यहां पे 8 मंत्री हैं, 8 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें मेन होते थे पेशवा, पेशवा, ठीक है। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। और इनकी जो टैक्स होते थे वो 2 टैक्स लेते थे ये। एक तो होता था चौथ, चौथ का क्या मतलब होता था? जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/4 जो है आप हमें देना पड़ेगा। दूसरा होता था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी का मतलब क्या होता है? जो एडिशनल आपको 10% मिलेगा, एडिशनल आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। जो जमीनें आप मुंबई महाराष्ट्र के अराउंड रह रहे हैं तो उसमें आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता था सरदेशमुखी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1674, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट, कॉटन मिल के अगेंस्ट एक सत्याग्रह। ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी, ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। एक्चुअली प्लेग बोनस के लिए यह हड़ताल करी गई थी, क्लियर हो गया? प्लेग बोनस के लिए हड़ताल करी गई थी और ये थी आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात यहां पे याद रखनी है, ये जो कॉटन मिल के जो ऑनर थे, मतलब मालिक थे, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई के अगेंस्ट इन्होंने करी थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम 3 कथिया लगान के नाम से भी जानते हैं। इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ये जाना जाता है। इंडिगो जो है, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, नील की खेती के कारण ये लगा था। उसके बाद 1918 में ये भी होता है। 1918 में एक आपका सत्याग्रह होता है खेड़ा सत्याग्रह, जो क्रॉप की टैक्सेशन के लिए लिया गया था, क्लियर? क्रॉप की टैक्सेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? डी, अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the viceroy of the India when Indian University Act 1904 was passed? देखिए 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट था उसमें यह था कि इंडियंस लोगों को नहीं बिठाएंगे, सारा कंट्रोल जो है अंग्रेज ही रखेंगे यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी। तो इसीलिए ये एक्ट पास किया गया था और ये एक्ट पास करने के टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लॉर्ड कर्जन वही है जिन्होंने 16 अक्टूबर 1905 के टाइम पे आपका बंगाल पार्टीशन करवाया था, बंगाल पार्टीशन, क्लियर? ये याद रखना है। ये लैंसडाउन कौन है? जिनके टाइम पे दुरंत लाइन खींची गई थी। ये दुरंत लाइन उस टाइम पे खींची गई थी आपकी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन आफ्टर द पार्टीशन इंडिया जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, अब दुरंत लाइन किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है करंट में, ठीक है, ये याद रखना। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन वो पर्सन है जिनके टाइम पे 1885 में आईएनसी बन गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम पे ये थे। और आईएनसी को डफरिन ने बोला था कि इट्स ए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी और यूनिट, क्लियर? लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको याद होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो जो है 1909 का रिफॉर्म था। यहां पे मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे और मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या बात करी गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की, हिंदू हिंदू को चुनेगा, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से ऐसे कौन सा स्केल है, टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर हो जाते हैं? देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट हमेशा बराबर होते हैं -40 के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक फॉर्मूला याद रखें, C/100 इजिकल टू F-32/180 इजिकल टू K-273.15/100। ठीक है, यहां पे C सेल्सियस है, F फारेनहाइट है, K केल्विन है। क्लियर? तो कोई भी टेम्परेचर आए तो इसमें फिल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पेपर में पूछा जाए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो सबको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे फिल करेंगे तो फारेनहाइट में भी निकल आएगा जब आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे। अगर आपका सेंटीग्रेड दे रखा है, केल्विन में पूछा तो भी आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 310 केल्विन जो है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट बता दो फारेनहाइट में कितना है, बॉइलिंग पॉइंट बता दो केल्विन में कितना है। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 वैल्यू भर के यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने होते हैं। क्लियर हो गया तुम्हें? जैसे डेंसिटी पानी की 4 डिग्री के ऊपर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती है, तो कोई भी पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ के पूछा जा सकता है, मतलब भाई फारेनहाइट में बताओ या केल्विन में बताओ। अच्छा एक चीज तुम्हें और बता दूं, ये जो थर्मोमीटर होता है, ये थर्मामीटर होता है जो, इसके अंदर होता है मरकरी। मरकरी, ठीक है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हमने माना -40, -50, -60 टेम्परेचर मापना हो तो हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे? फिर अल्कोहल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी की जो ओर है वो है सिनाबार। ठीक है, मरकरी कंजम्पशन से एक डिजीज हो सकती है मिनीमाटा डिजीज। क्लियर? ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरस एसिड का जो नाम है वो क्या है? देखिए H2SO4 की बात करें, ये सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और बैटरीज वगैरह में यूज होता है, लेकिन यहां पे पूछा है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस होता है H2SO3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, H2SO3। ऑप्शन नंबर बी जी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? H2SO3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज किस तरीके की डिजीज है? रेबीज जो है एक डॉग के काटने से होती है, अगर डॉग को भी रेबीज हो रखी हो, और रेबीज जो है वो वायरल डिजीज है, ऑप्शन नंबर बी। और जब भी रेबीज होती है तो ऑब्वियसली बात है नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और इससे हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, यानी कि पानी से ही डर लगने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लग जाता है यहां पे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी, दैट इज वायरल डिजीज इज द करेक्ट आंसर, वायरल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन बताइए कौन से हैं? देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन एट ऑल। हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे फॉर एग्जांपल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो आईज के ऊपर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये कान का पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये हो सकता है। ठीक है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो आपका विजडम टूथ, विजडम टूथ होता है अकल वाला दांत, जिसे हम थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं, थर्ड मोलर के नाम से। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थायराइड की बात करते हैं, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतस्त्रावी, क्योंकि यहां से हार्मोन निकलता है और वो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है इंप्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हुआ तो ये जो ग्लैंड है ये फूल जाएगी और ग्वाइटर हो जाएगा। स्प्लीन की बात करते हैं, इसे हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी सेल हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सारे खत्म होते हैं स्प्लीन में। आरबीसीज जो दो जगह पे खत्म होते हैं, एक तो स्प्लीन में और एक लीवर में, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्लीन में खत्म होते हैं, ये याद रखना है। गॉल ब्लैडर, देखो आपकी बॉडी में बाइल जूस निकलता है, पित्त रस जिसे हम कहते हैं, और ये निकलता है लीवर से।
कई बार बाइल जूस एक्स्ट्रा निकल आता है, वो एक्स्ट्रा बाइल जूस जो है वो कहां से कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 1, विजडम टूथ इज द करेक्ट आंसर, विजडम टीथ। ये देखो अपेंडिक्स, गूजबम्स, विजडम टूथ, तो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन बताता चला जा रहा हूं इनको प्लीज नोट डाउन करते रहा करो, इनको याद करनी है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व किया और निकल गए आगे, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, वो नहीं करना, हमें आंसर याद करने हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब एक्सप्लेनेशन भी। हॉटेस्ट प्लेनेट इंडिया मतलब सोलर सिस्टम में कौन सा है? देखिए वो है आपका वीनस। वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है, वो हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। हॉटेस्ट इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर क्लाउड कवर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नजर आने लग जाता है। वीनस का कोई भी मून नहीं है, नो मून एट ऑल, ये याद रखें, ठीक है, नो मून एट ऑल, ऑप्शन नंबर सी। और जुपिटर की बात करते हैं, लार्जेस्ट प्लेनेट है आपका, सबसे बड़ा प्लेनेट है, और इसकी सैटेलाइट है गैनीमीड, एक सैटेलाइट है गैनीमीड, जो कि सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। सैटर्न की अगर हम बात करते हैं और सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है वो है टाइटन, ये याद रखना है। यूरेनस और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं हमारे जो उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये याद रखना, ठीक है। वीनस को और भी बहुत सारी चीजों से जानते हैं, अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। इनमें ऐसी कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती, नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? देखिए इसमें सिफिलिस की बात करें, गोनोरिया की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, लेकिन स्कर्वी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती, क्योंकि स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, यहां से ब्लड निकलने लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट फूड से मिलता है, नो एनिमल फूड। इसीलिए जो आपका वो होता है दैट इज मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो है वो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिल्क में ना तो विटामिन सी है ना ही आयरन है, दैट्स व्हाई मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं कहा जाता, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। और जो ये हेपेटाइटिस है ये आपकी वायरल डिजीज है, ठीक है। गोनोरिया जो है निसीरिया गोनोरिया के कारण होती है, और सिफिलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडियम के कारण देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक आपको बतानी है कि कौन सी है। देखिए पेनिसुलर इंडिया का मतलब क्या होता है, पेनिसुला वर्ड का मतलब क्या होता है? जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो, जैसे इंडिया का साउथ इंडिया, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, तो ये पेनिसुला होता है। तो पेनिसुला की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है, पीक जो है वो है अनायमुडी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी पाल घाट गैप के पास देखने को हमें मिलती है, पाल घाट गैप के पास। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में देखने को मिलती है, ईस्टर्न घाट में देखने को हमें मिलती है, क्लियर। दोदा बेटा की अगर हम बात करते हैं, जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, वो है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी माउंटेन, जिन्हें हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दैट वाज दोदा बेटा, नीलगिरी इज ब्लू माउंटेन। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? ए, दैट इज अनायमुडी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 अनायमुडी। ये देखो वेस्टर्न घाट में है आपकी अनायमुडी हेयर, ठीक है, और वेस्टर्न घाट की भी होगी, ठीक है, और आपके पेनिसुलर इंडिया की भी होगी। अगला क्वेश्चन बताइए, गुवाहाटी असम के अंदर, तो ये कौन सी रिवर के पास देखने को हमें मिलता है? गुवाहाटी जो है वो कौन सी रिवर के पास है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा के पास, ऑप्शन नंबर बी। हुगली के पास है आपका कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा चमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, इसका नाम होता है यारलंग सेंगपो, इसका नाम है। इंडिया में जैसे आती है ये आपका नामचा बारवा से क्रॉस करती है,
हाँ, नामचा बारवा से क्रॉस करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और उसके बाद असम में जाके ये एक माजुली आइलैंड बनाती है जो कि एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन का मतलब रिवर्स द्वारा बनाया गया आइलैंड है, जिसमें दिहांग, दिबांग, सुबांसरी, लोहित, ये सारी रिवर्स देखने को हमें मिलती हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सोन रिवर की बात करते हैं, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये साउथ इंडिया से आके मतलब साउथ इंडिया से आके नॉर्थ में मिलती है गंगा रिवर के साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में बनता है, आगे बांग्लादेश आ जाता है और वहां पे सबसे बड़े मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, दैट इज सुंदरबन मैंग्रोव। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक मनी रेफर्स टू। बैंक मनी का मतलब क्या होता है? देखिए, बैंक मनी का मतलब होता है चेक्स, ड्राफ्ट्स और जो उनके पास क्रेडिट जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आप दैट इज बैंक मनी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब बनेगा डी, ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जैसे करेंसी नोट है, कॉइन्स हैं, ये क्या होता है, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। क्लियर, ये याद रखना। ये गोल्ड बुलियन जो बिस्किट वगैरह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऐसे प्लांट बताइए जो आपके सेलाइन सॉइल में उगाए जाते हैं। सेलाइन का मतलब क्या होता है, आपके नमक वाले पानी में। तो वो होते हैं कौन से, हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, ये जीरोफाइट होगा। जीरोफाइट मतलब जो ड्राई डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, और जैसे कैक्टस वगैरह। ठीक है, और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, संकन स्टोमेटा। ठीक है, ये याद रखना है। और इनको सक्लेंट प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा, जीरोफाइट्स में एक चीज बताइए, जैसे कैक्टस वगैरह है, ठीक है, कैक्टस वगैरह होते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान में जो इतनी मतलब जहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे पानी तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये पानी लेने के लिए ये प्लांट्स करते क्या है, ये अपने रूट्स जो हैं वो काफी डीप रूट्स कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, काफी डीप रूट्स होती है इनकी, सो डैट ये पानी ले सके। और इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो थॉर्न्स की रूप में आ जाते हैं, कांटों की फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताइए क्या है जी। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, देखिए सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल। ओके, इजिप्ट से चलती है, मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। ऑप्शन नंबर सी। अमेजोन जो है साउथ अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलती है। अमेजोन फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट हैं उन्हें हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और अमेजोन फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया ब्राजील कवर करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ लिया। रिवर मिसिसिपी यूएसए में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके का डेल्टा बनाती है, ये ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड बर्ड फुट डेल्टा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, रिवर नाइल, ये अमेजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी डेजर्ट जो है वो कहां पे है? गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहां पे है? ये चाइना और मंगोलिया के बीच में है। चाइना और मंगोलिया के बीच में आपका पड़ता है गोबी डेजर्ट, तो पड़ेगा ये एशिया में। ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका में तो कौन से हैं, नामीबिया है, ठीक है, और सहारा डेजर्ट है, और नामीबिया है, सहारा है, कालाहारी डेजर्ट यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी देखने को हमें मिलता है यहां पे, समझ में आया। सिम्सन है, सिम्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। तो दीज आर द डेजर्ट्स इन द ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे टेबरनेस डेजर्ट, ये हमें यूरोप में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोबी डेजर्ट। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा? तो देखो जी, मैग्नीशियम क्या है, Mg,
और ऑक्सीजन कितना है O2, तो यहाँ पे 2 mg करके करके करेंगे 2 MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। एक चीज मैं आपको बता दूंगा, मैग्नीशियम के बारे में बहुत आता है। देखिए मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के सेंटर में भी होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में मेसोफिल सेल्स होते हैं, वहां देखने को मिलता है। क्लोरोफिल जो है प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एक आपने सुना होगा मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी MgOH2 और ये होता है एंटाएसिड, क्लियर। एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर, ये होता है आपका इप्सम सॉल्ट जो कि इंटेस्टाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बाउल मूवमेंट यानी कि इंटेस्टाइन मूवमेंट को हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर, MgO। क्वेश्चन है डैक्टिलोग्राफी जो रेफर करता है ये किस चीज की स्टडी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये डैक्टिलोग्राफी जो वर्ड है ये एक साइंटिफिक स्टडी है जहां पे मतलब फिंगरप्रिंट्स को यूज किया जाता है एज ए टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो ये फॉरेंसिक साइंस में आता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ मतलब लोकल इनिशिएटिव फैसिलिटी फॉर अर्बन इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है, तो इन्वायरमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये लाइफ प्रोजेक्ट जो है, लाइफ इनिशिएटिव जो है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। UNDP के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, न्यूयॉर्क में देखने को हमें मिलते हैं। ये UNDP वही है जो आपका मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करती है, क्लियर। और लास्ट ऑप्शन है जैसे ADB के हेडक्वार्टर कहां पे है, मनीला फिलीपींस में, और ADB में मनीला फिलीपींस, ये याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में एक और हेडक्वार्टर है OECD के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन में, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में, और IMF के भी जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और IMF में डिफरेंस ये होता है, IMF शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है मेंबर नेशंस को, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है मेंबर नेशंस को, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी, UNDP इज द करेक्ट आंसर, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, सबरी रिवर जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है, इनमें से कौन सी रिवर की, सबरी रिवर जो ट्रिब्यूटरी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। देखिए ये ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी, दैट वाज गोदावरी की, ठीक है। ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, धरनिया, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, अपर वेनगंगा, ये सारी की सारी जो हैं आपकी क्या हैं, इंद्रावती। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर। फॉर एग्जांपल अब यहां पे पेपर में कई बार पूछा जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में, ये याद करनी पड़ेगी आपको, मैप में देख के याद करनी पड़ेगी। जैसे कि धरना की बात करें, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, और ये जो रिवर है वर्धा के साथ मिलके आपके आगे पेंच, कन्हन, सबरी, ये सबरी ऑप्शन में था, तो इसका मतलब सबरी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती, तो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है प्रवरा, मूला, मंझरा, पेड़ा वागू, मन्नेर, तो दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहां पे जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी हैं, गोदावरी की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे गंगा रिवर पूरे इंडिया भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़ी रिवर जो है वो है गोदावरी, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा, ठीक है, ये याद रखना है। और गोदावरी रिवर के ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, एक तो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में देखने को मिलता है। एक है पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट ये देखने को मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। महानदी की बात करते हैं, महानदी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा के अंदर जो है, उड़ीसा में इसके ऊपर डैम देखने को मिलता है महानदी के ऊपर, दैट वाज जो डैम का नाम है वो है
हीराकुड डैम। ठीक है, कृष्णा रिवर जो गोदावरी रिवर स्टार्ट कहां से होती है? त्रिंबकेश्वर प्लेटू से, महाराष्ट्र से। कृष्णा रिवर स्टार्ट होती है महाबलेश्वर प्लेटू से, और कृष्णा रिवर गोदावरी रिवर के साथ कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी जहां पे डेल्टा बनता है ना, वहां पे एक लेक भी बीच में बहती है और दैट इज कॉल्ड कोलेरू लेक, ये भी आपको याद रखना है। और कृष्णा रिवर के ऊपर जो है नागार्जुना सागर डैम है, श्री शैलम डैम देखने को हमें मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। कावेरी रिवर की बात करें, ये ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका से। ठीक है, और ये रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत बार आता है कावेरी रिवर का, जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है वाटर शेयरिंग को लेके। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी, दैट वाज गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये बुक है जी, ये ऑथर किसके द्वारा करी गई है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, उपमन्यु चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अच्छा, हमारे भारत देश में वेलफेयर स्टेट करना किसका उद्देश्य होता है? स्टेट का। और स्टेट में हमारे अगर बात करी जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं जो कि वेलफेयर करते हैं, और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बना के रखते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी, उपमन्यु चटर्जी, उपमन्यु चटर्जी, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपलर्स लॉ जो होता है वो किसके साथ रिलेट करता है? कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ जो है वो रिलेट करता है किस चीज के साथ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपलर लॉ रिलेट करता है आपका प्लैनेटरी मोशन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली इसके 3 लॉ होते हैं। वो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज है वो इलिप्टिकल पाथवे में घूमती है, इलिप्टिकल पाथवे। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है? जिसमें वो कहता है कि अगर आप किसी भी प्लैनेट ने इतना रास्ता कवर किया 1 मिनट में, तो ये इतना ही रास्ता कवर करेगा अगले 1 मिनट में, इतना ही रास्ता कवर करेगा 1 मिनट में, इतना ही 1 मिनट में। तो कहने का मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। और थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या कहता है? टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, रेडियस के क्यूब के बराबर होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो यहां पे प्लैनेटरी मोशन के साथ संबंधित है। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये फर्स्ट लॉ है एलिप्टिकल वाला, ये इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेकंड, एंड टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का क्यूब, ये आपका थर्ड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल एक्विटी, इस वर्ड का मतलब क्या है? विजुअल एक्विटी, जी देखो, अगर आप कोई चीज देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में इसकी इमेज बनाते हैं कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या सर्कल है या कुछ भी है, एनीथिंग। तो जब आप वो इमेज अपने माइंड में बनाते हैं, उस चीज को कहते हैं विजुअल एक्विटी। दैट मींस इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डिसर्न द शेप्स एंड डिटेल्स ऑफ द थिंग्स वी सी। कि हाँ, हम अपने दिमाग में उसके अकॉर्डिंग जो है वो दिमाग चलाते हैं, शेप, साइज और वो जो भी चीजें हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड विजुअल एक्विटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसॉक, इकोसॉक का मतलब क्या है? दैट वाज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस यूनाइटेड नेशन के इकोसॉक के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे देखने को हमें मिलते हैं? तो इकोसॉक के जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोसाइटी के लिए काम करती है, ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो दिस इज एन आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये आर्म है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन के सभी हेडक्वार्टर जो हैं, जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं, न्यूयॉर्क में हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज कॉल्ड आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, ये याद रखना। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उनकी आर्म्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, उनके सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूएन सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क में है, जनरल असेंबली, सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सब कुछ कहां पे है? आपका न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है।
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर सही देंगे। इसमें देखते हैं कि कौन से बच्चे जो है इसका आंसर सही देंगे। ये मैं अभी आपके लिए वेट करूंगा कि आप कितना आंसर सही देते हैं। द लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर, जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर लोग होते हैं, हम इलेक्शंस होते हैं अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, वहां से लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वो लोग जो हैं वो डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। सीधी सी बात है, जब भी लोकसभा की बात आ गई ना तो क्या होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। तो दिमाग ही नहीं लगाना तो, लेकिन बस यूनियन टेरिटरी के लिखने के कारण वहां पे दिमाग चलने लग जाएगा आपका उल्टा सीधा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लगेगा पेपर में बहुत डिफिकल्ट, मैं आपको बता दूं। ये अब भी आपको इजी बहुत लग रहे होंगे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ यार इतना इजी इतना इजी। जब पेपर में आप कर रहे होते हैं ना तो वो लगता है फिर। An essay on the India's national income 1925 to 1929 is the notable work of which exponent। देखिए नेशनल इनकम के ऊपर बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशंस लगाई हैं। 1925 से 1929 के जो नोटेबल वर्क है तो वो है VKRV राव का। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बात करी थी दादाभाई नौरोजी जी ने, ठीक है। दादाभाई नौरोजी जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक में लिखा था इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन हम बात करते हैं 1925 से 29 में ये जो नोटेबल वर्क है VKRV राव जी ने दिया था साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। ओके, ये याद रखना। एडम स्मिथ की बात करते हैं तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये तो आपको सबको पता होगा, इंटरनेशनल योगा डे ये सबको पता होता है। 21 ये आपका 21 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, सबको रटे पड़े होते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन बात ये है कब से स्टार्ट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था और ये उस दिन स्टार्ट किया था जिस दिन हमारे सन की किरणें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ती हैं और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि भारत में भी वो होता है समर सॉल्स्टिस, जिस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और सबसे गर्म दिन होता है ये वाला, ठीक है। और ये स्टार्ट कब से किया था, 2015 से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2015। मैं आपको बता रहा हूं ये इजी लग रहे होंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे से। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत इजी लगते हैं, जब पेपर में करने पड़ते हैं ना, अरे ये कहां से पूछ, सर कौन सा सर पैर से पूछ लिया ये क्वेश्चन। चलो जी, ये क्वेश्चन बताओ फिर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर में। ये बाइट्स मतलब जो आपकी वो होती है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, तो कौन सी, ये मैं वैसे सीरीज में लगा गया तो इसका आंसर आप बताओ। ये आप आंसर बताएंगे, डेटा स्टोरेज के ऊपर बहुत बार आता है क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले होता है बिट, बिट, ठीक है, और 4 बिट अगर मिलते हैं तो निब्बल, और 2 निब्बल अगर मिलते हैं बाइट, और 1000 बाइट का किलोबाइट, फिर 1000 किलोबाइट का मेगाबाइट एंड सो ऑन। तो देखो पेटाबाइट तक हमने पढ़ा था, पेटाबाइट के बाद एक्सा, जेटा, जोटा और ब्रोंटो, तो ये भी आपको याद कर लेने हैं क्योंकि पेपर में कुछ भी हो सकता है कि वो ये वाले ना डालें, स्टार्टिंग वाले ना डालें, पीछे वाले डाल दें, तो गड़बड़ मत हो जाए ना, ठीक, गड़बड़ मत कर लेना। टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, जोटा, ब्रोंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र इज ए फोक पेंटिंग, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है। ये भगवान जगन्नाथ और मतलब वैष्णव सेक्ट जो विष्णु भगवान को मानते हैं
वो लोग फॉलो करते हैं ये पटचित्र, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ एंड वैष्णव सेक्ट, ये फॉलो करते हैं। तो अब बात ये है ये कहां पे होती है, ये उड़ीसा में देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द पटचित्र, ठीक है। तो एक ड्रेपरी के ऊपर इस तरीके की जो पेंटिंग आपकी फोक पेंटिंग करी जाती है, सो दिस इज कॉल्ड पटचित्र। क्लियर हो गया तुम्हें। गुजरात के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपकी होती है पिथोरा। यार ये याद कर लेना सारे क्वेश्चन, आपको बड़े ऐसे लग रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन है ये। पिथोरा पेंटिंग देखने को हमें मिलती है यहां पे, ठीक है। और वर्ली पेंटिंग होती है महाराष्ट्र में, वर्ली एरिया में, वर्ली पेंटिंग इन द महाराष्ट्र। और लास्ट वन इज द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बताओ फटाफट, आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है, कलमकारी, कलमकारी। और बिहार में, बिहार नेपाल वगैरह एरियाज में मधुबनी, मधुबनी। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, पटचित्र, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया था। पिथोरा पेंटिंग जो होती है ये आपके रथव और बिल्लाल ट्राइब करते हैं गुजराती स्टाइल में। वर्ली पेंटिंग जो होती हैं महाराष्ट्र में होती हैं, आदिवासी लोग जो हैं करते हैं। और वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए ये पेंटिंग्स करी जाती हैं। और इसमें आपके जो बैम्बू स्टिक होते हैं जो च्यूड होते हैं, जो ब्रश के रूप में और इस तरीके से यूज किया जाता है। कलमकारी पेंटिंग जो है आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें आपकी पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ ए पेन, उसके थ्रू हम करते हैं यहां पे कलमकारी पेंटिंग, कलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्श, कर्श मोनेस्ट्री, कर्श मोनेस्ट्री जो है आपकी कहां पे होती है, कर्श मोनेस्ट्री। तो दिस इज इन द लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख में एक और भी है हेमिस, हेमिस भी है यहां पे, ठीक है। अच्छा, लद्दाख में एक आपका हेमिस नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, ये याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, अरुणाचल प्रदेश में तवांग, ये याद रखना है तुम लोगों को। समझ में आया, तवांग। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। अच्छा, गया में बोध गया आपको याद होगा, जहां पे गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम हमारे आजाद भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है और इसको 22वां राज्य बनाया गया था आजाद भारत का। 36 अमेंडमेंट 1975 को 22वां राज्य बनाया गया था, ये याद रखना है। ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है ये, पहली इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर सी लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख में पैंगयोंग लेक भी देखने को आपको मिलती है, पैंगयोंग लेक, ठीक है। तो ये कुछ मोनेस्ट्रीज हैं जो मैंने आपको बतानी है, दिखानी है। ये एक बार प्लीज इसके ऊपर नजर जरूर डालें, ठीक है। हेमिस लद्दाख में है और तैबो जो है स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। और ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, सुल गला गखंग मोनेस्ट्री। तो दिस इज इन द मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश। थिक्से लद्दाख में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, बायला कुपे मोनेस्ट्री जो है वो कर्नाटका में है। और शशुर मोनेस्ट्री जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में देखने को हमें मिलती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में मैंने आपसे बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की बात चल रही है यहां पे। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 1923 में। बस इतना याद करेंगे क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे हम। 1923 में, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, लो लो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे मुझे ले लेना, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, चलो ले लो, मैं साइड पे हो जाता हूं। ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, करें आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे बोलो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब तो ले लिया होगा, अब तो वीडियो भी बन चुकी होगी। चलो, 1923 बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। कोटा,
कोटा राजस्थान, एक वहां पे एक कपड़ा बनता है, मुस्लिन क्लोथ कहते हैं, बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है वो, ठीक है, किसी चीज की फिनिशिंग करने में आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फाइन ट्रांसल्यूसेंट मुस्लिन क्लोथ वहां पे होता है। ये कोटा में कौन सा वो क्लोथ के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, मसूरिया मलमल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है ये, स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में स्टैटिक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, ये कहां पे देखने को हमें मिलता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है, 1993 में ये बना था एशियन स्टडीज के लिए। दिस इज लोकेटेड इन द कोलकाता, यहां पे कोलकाता ऑप्शन ही नहीं है, सो दिस इज इन द कैलकाटा, ये कैलकाटा में है, ऑप्शन इसमें डी बन जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, फंस जाते हैं एग्जाम में जब आते हैं क्वेश्चन। अभी परसों एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, और जो ल्यूसेंट की सीरीज नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो क्वेश्चन जो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने पहले भी करवाया नहीं करवाया, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो बच्चा कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले कोई सीडीएस का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो यार देखो, हर क्वेश्चन हर क्लास में मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उनकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। जहां पे स्टैटिक क्वेश्चन है वहां पे तो स्टैटिक ही है, जहां पे मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं तो उसको बहुत अच्छे से सुन लिया करो और पॉइंट्स लिख लिया करो, सो डैट आपको हेल्प करे। चलो जी, ऐसे फिर वो कहते हैं, फिर पता क्या कहते हो आप लोग, आप लोग कहते हो कि सर आपके पेड बैच से ही सिलेक्शन क्यों होते हैं ज्यादा, आपके 10,000 एमसीक्यू कोर्स वाले ही बच्चे क्यों इतने सिलेक्ट होते हैं, क्यों उनके रिजल्ट्स आते हैं? बेटा रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बार बार एक ही चीज से बोला हुआ है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिपीट रिपीट रिपीट, हर चीज को मैं बार बार रिपीट करवाता हूं। एक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन 4 दिन बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में रिवीजन करवा दूंगा, तो उस बच्चे के दिमाग में रहता है। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे भी कहता हूं कि मैं हमेशा जो चीजें करवाता हूं रिवीजन के तौर पे करवाता हूं, कि आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है आपका, ठीक है, और यूएस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और यहां से प्राइमरी गोल क्या था, लोगों को वापस लेके आना धरती पे। तो ये यूएस के द्वारा स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम था, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा, ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये पहली बार 2020 में इसको अनवील किया गया था, सबसे पहली बार। तो दिस इज बाय द इसरो, ऑप्शन नंबर डी। इसरो में इसरो के हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु। 15 अगस्त 1969 को ये बना था, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी, व्योमित्रा। अटल पेंशन योजना जो टारगेट करती है वो कौन से सेक्टर को टारगेट करती है? देखिए, अटल पेंशन योजना की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 18 से 40 साल वाले लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस योजना में। कुछ अमाउंट भर के आप जैसे ही 60 से अबव होते हैं तो आपको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का आपको जो है पेंशन मिलेगी, डिपेंड अपॉन आपने कितना पैसा लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात ये है, 18 से 40 साल तक के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, जहां पे असंगठित क्षेत्र है, जहां पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम नहीं करते। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA इसको रेगुलेट करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे देखने को हमें मिलती है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल बर्ड इज प्रोटेक्टेड अंडर विच एक्ट? देखिए, जितने भी वाइल्ड लाइफ होती हैं, जहां इंडियन नेशनल बर्ड है, जैसे पीकॉक की बात चल रही है यहाँ पे, और पीकॉक का साइंटिफिक नेम इज पैवो क्रिस्टेटस, ठीक है। तो दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन नंबर 1 इज द
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1972। गॉट इट? 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बना के रखते हैं। हंटिंग के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बहुत सारे स्पीशीज के ऊपर। क्लियर हो गया तुम्हें? एक चीज मैं और बताता हूं, कुछ याद कर लीजिए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये याद कर लीजिए 1972 का है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, ठीक है। और बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 का है। बस 3 याद कर लो, ठीक है, बहुत है। बाकी कुछ और आया दिमाग में जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। और तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए। इसमें ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ ईयर्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर किसके साथ जो है वो मैच करता है, कौन सा पेयर किसके साथ मैच करता है। देखिए जी, ऑल इंडिया किसान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए हम बाकी नहीं डिस्कस करेंगे, इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे। शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1936 लखनऊ के अंतर्गत। ओके, सो इसका ऑप्शन बनेगा 2। इसका ऑप्शन बनेगा 2 1936। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस ये हुई थी आपकी 1927 में, ये ऑप्शन है आपका 3rd। उसके बाद है ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये हरिजन संघ क्या है? ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के ऊपर बात कर रहे हैं। ये वो लीग है जो अनटचेबल्स यानी कि जो SC ST कैटेगरी SC पॉपुलेशन है उनके हित के लिए बात करती है। और ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। और जो है महात्मा गांधी जी ने एक हरिजन पेपर भी चलाया था, ये 1932 में। ऑप्शन नंबर 4 ऑल इंडिया हिंदू महासभा, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी भी हिस्सा थे, 1915 में बनाया गया था। सो 2 3 4 1 बनेगा राइट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो अनटचेबिलिटी को दूर करता है, यानी कि अस्पर्शता, छुआछूत की बात करें तो हमारे देश में अनटचेबिलिटी बैन है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनटचेबिलिटी का जो एक्ट था वो था 1955, फिर इसको अमेंड कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया 1976 का। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। और आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 आपको पता है इक्वलिटी के बारे में बात करता है। 18 क्या कहता है? नाम के आगे नाम के पीछे आप अपने टाइटल्स नहीं लगा सकते, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह, भारत रत्न वगैरह। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें आपका राइट है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? देखिए, मार्केट में कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट तैयार करी गई थी, शाहने मंडी। शाहने मंडी ये पोस्ट तैयार करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी, ये शाहने मंडी की पोस्ट तैयार करी। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मुश्तक राज की पोस्ट तैयार करी गई थी, ठीक है। मार्केट के अंदर रिफॉर्म लेके आने के लिए ऑर्डिनेंसेस पास करी गई थी, समझ में आया। और दाग सिस्टम स्टार्ट किया गया था, यानी कि ब्रांडिंग हुआ करेगी घोड़ों की। चेहरा सिस्टम, जिसमें रोल नंबर 1 2 3 सोल्जर्स के लगते थे ऐसे। और इसने बोला था किंगशिप नोज नो किनशिप, किंगशिप नोज नो किनशिप, मतलब अगर राजा बनना है बेटा जरूरी नहीं है, जिसमें काबिलियत होगी वो राजपाट को संभालेगा। और इसको टाइटल है सिकंदरे सानी का, सिकंदरे सानी, जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरा अलेक्जेंडर के नाम से भी और जाना जा सकता है इसको, ठीक है। इसने बहुत सारी एक्सपीडिशन करी थी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। वाइजेस्ट फूल, 5 कारण आपको सबको पता है। दोआब रीजन के अंदर डबल टैक्सेशन लगाना, ठीक है, और प्लस जो है दोआब रीजन, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना, टोकन करेंसी इशू करना, और इराक के ऊपर जो है अटैक करने की इन्होंने बात करी थी कि इराक के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन गए नहीं थे। और कुमाऊं हिल्स का अटैक इनके लिए घातक साबित हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है उसमें। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक पर्सन आया था, दैट इज इब्न बतूता, मोरक्को से आया था।
ठीक है। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या रखा था, काजी ऑफ दिल्ली। काजी का मतलब क्या होता था, जो जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करता था। ये इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी रहला, जिसे हम सफरनामा के नाम से भी जानते हैं, रहला और सफरनामा। ओके। इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी, लखनऊ थी पहले, उसके बाद दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश वही पर्सन है जिसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। और इसने जो है कॉपर सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जितल, ये सिक्के इशू करवाए थे। और इल्तुतमिश जो है इसने चालीसा सिस्टम बनाया था, जो अगले राजा को चुना करेगा। ठीक है, ये सारा इल्तुतमिश का काम है। और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट करवाई थी, जो कि स्टार्ट करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, सी, अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी। राष्ट्रपति को अगर हमने हटाना है तो उसको ऑफिस से कौन हटा सकता है? देखिए, इसका हटाने की जो बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंपीचमेंट, महाभियोग कहा जाता है। इंपीचमेंट ये लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में। और इसका रीजन क्या होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या है, 1/4 किसी भी सदन के, वो किसी भी सदन मतलब क्या है, लोकसभा या राज्यसभा, ये लिख के देंगे राष्ट्रपति को कि हम हटा रहे हैं आपको। ये लिख के जो बिल जाएगा वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि हम आपको हटा रहे हैं। 14 दिन के लिए राष्ट्रपति के पास टाइम होता है कि वो इस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन 14 दिन अगर क्रॉस कर जाए, वो सेम सदन में, सेम हाउस में जो है वापिस आ जाएगा। सेम हाउस का मतलब अगर वो लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में आ जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट किया तो राज्यसभा में आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि 1/4 लोग जो है वो लोकसभा ने स्टार्ट किया था, तो सेम हाउस लोकसभा में आ गया। लोकसभा में आपको चाहिए 2/3 की मेजोरिटी, फिर ये जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी 2/3 की मेजोरिटी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और इसको हटाने का जो है वो है पार्लियामेंट इसको करती है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टार्ट कौन करता है, ये भी पूछा जाता है कि इसकी कौन सी मेजोरिटी है। देखिए, स्टार्ट जो होता है वो किसी भी सदन से होता है 1/4 लोगों से। हटाने की जो आपकी वो है पावर है वो 2/3 की चाहिए, जिसे हम और क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। ओके, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड। यहां पे ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट आए थे 1795 एंड 1804 के अंदर। अब बात ये करता है ये किस चीज के लिए थे, इसमें जो फीमेल इन्फेंट की मर्डरिंग होती थी वो इलीगल की बात करी गई थी कि ये इलीगल है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बंगाल टेनेंसी एक्ट नहीं है जो लैंड के लिए था, ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्याशोधक समाज के जो फाउंडर हैं 19वीं सेंचुरी के अंतर्गत, वो कौन है? देखिए, सत्याशोधक समाज की बात करी गई तो ज्योतिबा फूले जो हैं वो इसके फाउंडर हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब ज्योतिबा फूले फाउंडर तो हैं ही हैं सत्याशोधक समाज के, और अगर हम बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी भी लिखी है, ये याद रखना है आपको, गुलामगिरी पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और ज्योतिबा फूले इनकी वाइफ हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था। और इन्होंने भी जो लोअर वर्ग के लोग थे उनको अपलिफ्ट करवाना था, इनका मेन उद्देश्य था। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ज्योतिबा फूले जी ने जो है ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, अपर कास्ट ब्राह्मणिज्म, जो अपने आप को हमेशा उच्च मानते थे, तो ये ज्योतिबा फूले जी का काम था। ओके, भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है आपका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये सारी बनाई थी। मूक नायक से बिलोंग करते थे ये, मूक नायक इनका पेपर है एक्चुअली। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो है
बुद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 1856 में इन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट जो है वो पास करवाया था, ये याद रखना, 1856 का। स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। इनको विवेकानंद का जो टाइटल दिया था वो दिया था अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने टाइटल दिया था। और दूसरी बात अगर हम बात करें, इनके जो गुरु हैं उनका नाम था रामाकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पे इन्होंने रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। रामाकृष्ण परमहंस जी का ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय, ये ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 शिकागो यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट पे भी जो है डिस्कशन किया था, जहां पे इन्होंने बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी? डी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सहारा डेजर्ट में देखने को नहीं मिलती? सहारा डेजर्ट आपको सबको पता है कहां पे है, दैट इज इन द अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। ओके, तो यहां पे देखो जी, अल्जीरिया पूरी सहारा में है, लीबिया पूरी सहारा में है, इजिप्ट है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, मॉरिशियाना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा तुनिशिया वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर द कंट्रीज, ये आपकी सहारा डेजर्ट के अंदर कंट्री आती हैं। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली एंड मॉरिशियाना। तो यहां पे अल्जीरिया तो था, ठीक है, लीबिया भी था, लेकिन नाइजीरिया नहीं था, नाइजर था। ये ध्यान रखना, दोनों कंट्री डिफरेंट है। नाइजर था, नाइजीरिया नहीं था, इजिप्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस कंट्री डजंट लाई इन द सहारा डेजर्ट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन से जो पेयर हैं वो आपके इनकरेक्ट देखने को हमें मिलते हैं? इनकरेक्ट का मतलब गलत है, यहां पे ऑप्शन गलत है। गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, वो फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन फ्रूट के लिए, बिल्कुल सही। हॉर्टिकल्चर भी वर्ड आ सकता है आपको, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेपर में यहां पे गोल्डन फाइबर आ जाता, गोल्डन फाइबर, तो उसका आंसर बन जाता जूट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर के लिए नहीं, ब्लू था फिश प्रोडक्शन के लिए। ओके, एंड फर्टिलाइजर के लिए कौन सा था? ग्रे। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। ओके, थर्ड है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो था वो था ऑयल सीड्स के लिए, तिलहन के लिए। ओके, इन्होंने एग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। एग जो था वो सिल्वर था। ठीक है, एग सिल्वर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। दूसरा और तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे देख लो यार, ब्लैक पेट्रोलियम हो गया, ब्लू तो हमने डिस्कस कर लिया, ब्राउन इज फॉर लेदर एंड कोकोआ, गोल्डन फाइबर, गोल्डन आपको बता दिया, ग्रीन इज एग्रीकल्चर सबको पता है, ग्रे हमने बात कर ली, पिंक इज अनियन एंड प्रॉन, रेड इज मीट टोमेटो, राउंड इज पोटैटो, सिल्वर फाइबर इज कॉटन, सिल्वर इज एग, व्हाइट इज डेयरी फार्म एंड येलो इज आपका ऑयल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, लेट सपोज मैं एक कंट्री हूं और आप लोग भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। एक कंट्री अगर ए बी सी डी 4 लोगों से डील कर रही है, एक कंट्री 4 लोगों से डील कर रही है, हो सकता है इनमें से मुझे मैं ए को पैसे देने हो, बी को भी देने हो, सी को भी देने हो, डी से लेकिन मैंने बहुत सारे पैसे लेने हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मेरी एंड में बैलेंस शीट बनेगी ना, बैलेंस शीट में क्या होगा कि मैं नेगेटिव में हूं या पॉजिटिव में हूं। कहने का मतलब ए बी सी का प्लस पैसा करके मान के चलो वो 100 रुपया हो रहा है, लेकिन डी से मैंने 110 रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब एंड रिजल्ट मैं पॉजिटिव 10 में आया, तो मेरी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगी वो +10 हो जाएगी। अगर मैंने लेट सपोज कि हाँ मैंने 90 लेने हुए डी से, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव में कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी? नेगेटिव होगी, -10। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कंट्री जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती
है उसकी एंड बैलेंस शीट जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होगी, जब आपके देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट से। नेगेटिव कब होगी, भाई आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करी आ रहे हैं, एक्सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा कम है। और अगर नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है तो उस केस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको पैसा देती है, आप जा ले सकते हो, आईएमएफ से पैसा ले सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजों की बात होती है, गुड्स की भी बात होती है और सर्विसेज की भी बात होती है, जाने के आपके वस्तुएं और सेवाएं दोनों की बात होती है यहां पे। सो यहां पे गुड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किस चीज का हो गया, ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर। तो ये ऑप्शन क्या बन गया आपका, ए ही इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। You got my point? Yes, option number 1 is the correct answer. Option number 1. Next question की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, What was the main reason for the split in the Indian National Congress at सूरत in 1907? आपको पता है कि सूरत विभाजन हुआ था जिसमें आईएनसी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। रीजन क्या था, मॉडरेट्स चाहते थे रास बिहारी घोष को जो है आपका जो है प्रेसिडेंट बनाना, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाना। लेकिन एक्चुअली अब ये दो लोग ही हैं, दो लोग और सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लेकिन ये चाहते क्यों है ये बने ये बने ये बने। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते हैं फ्रीडम और जल्दी फ्रीडम चाहते हैं। अब ये बातों में बिलीव नहीं रखते, ये कहते क्या है, अंग्रेजों से लड़के आजादी लो, ठीक है, उनसे बातचीत करके नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से नहीं होगा, केस फाइल करने से कुछ नहीं होगा, इनके सामने हमें दृढ़ होकर खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो सोचते क्या हैं कि जो आपके मॉडरेट्स हैं यानी कि नरम दल वाले लोग हैं, इन्होंने जो रिफॉर्म करने थे कर लिए, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, अब हमें लड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सट्रीमिस्ट के दिमाग में ये चला गया था कि जो मॉडरेट्स हैं अब इनका हो गया, अब हमें आगे और स्टेप करना पड़ेगा, थोड़े से हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ए कम्युनलिज्म नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी टू मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, एक्सट्रीमिस्ट जो थे गरम दल वाले लोग थे, उनको लग गया था पता कि अब ये बात नहीं हो पाएगी इनसे अंग्रेजों से, जाने के अब बातों वाला काम खत्म हो गया, अब हमें लड़ना पड़ेगा अपने लिए। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है और आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या है। नंबर 1, वायरस लैक एंजाइम, यस ये बिल्कुल सही है, एंजाइम नहीं होते। नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि वायरसेस के अंदर एंजाइम नहीं होते जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। नंबर 2, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में वो ग्रो नहीं कर सकते। Viruses are transmitted from one organism to another by biological vector only. ना, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो केमिकली भी हो सकते हैं, वो फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं, वो आपका जो कम्युनिकेबल जैसे हवा पानी ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर छींक मारी, अगर मैंने यहाँ से छींक मारी तो हवा में जो वायरसेस है वो जाएंगे दूसरे के ऊपर लग गए तो उसको भी क्या हो सकता है, डेट मीन्स आपका जुकाम वगैरह हो जाता है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे तो बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं है, सिर्फ ब्लड नहीं है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो गलत है, पहला सही है। तो इसमें पूछा गया था करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ओनली। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनमें से कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेट मतलब भाई वो चला भी सकते हैं जी। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो
तो ये लिखा गया है आर्टिकल 30 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्टिकल 29 एंड 30 वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आते हैं माइनॉरिटीज के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 17 तो आपको मैंने बता दिया है, अनटचेबिलिटी वाला है। 28 वाला रिलीजन में आता है। 28 वाला रिलीजन में बोलता क्या है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी और धर्म की संस्था में जा रहे हो तो आपके पास राइट है, भाई आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली वहां पे बिठा नहीं सकता अपनी मर्जी, और कोई फोर्सफुली आपको हटा नहीं सकता, आप अपनी मर्जी से किसी भी संस्था में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएं, वायलेट हो जाएं, छीन लिए जाएं, तो आप अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, और वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एसिड प्रेसिपिटेशन, यानी कि एसिड रेन की बात चल रही है, इज नाउ रिगार्डेड एज ए सीरियस प्रॉब्लम इन सम यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज। इट्स मेजर कॉज और सोर्स इज। देखो सीधी सी बात है, एसिड रेन दो चीजों से बनती है कि भाई एसिड रेन क्या है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये कहां से आएंगे, या तो तुम लोग पॉल्यूशन बहुत कर रहे हो, गाड़ियां वगैरह चला रहे हो, फ्यूल यूज कर रहे हो, जब थर्मल पावर प्लांट चल रही हैं, जब पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, जब पेट्रोल वगैरह कहां पे यूज हो रहा है वहां से, ठीक है। और क्या हो सकता है, यही मेन रीजन है, सल्फर यहां से निकलेगा, नाइट्रोजन यहां से निकलेगा, तो जो हवा में जाके जो हमारी जो ट्रोपोस्फियर है, जो हमारी ट्रोपोस्फियर है, वायुमंडल में पहली लेयर है, वहां पे आके क्या होती है, जम जाती है, और जैसे ही वहां से रेन होती है तो ये सारा जितने भी केमिकल्स हैं वो धरती के ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। अब ऐसी एसिड प्रेसिपिटेशन जो है वो सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, ये डिस्चार्ज ऑफ एसिडिक ना, ये नहीं बनेगा कि भाई आप उसके लैंड के ऊपर गिर गए, ये हो गया वो हो गया, ना। एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस, और फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट एंड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड उसके बाद रेन की फॉर्म में आ गई, यस, ये ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जी समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आओ जी आगे, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से जैकबसन ऑर्गन कौन सा है, ये वाला, ये स्नेक में होता है, ठीक है, ये इसे वोमेरोनेजल कहते हैं, वोमेरोनेजल ऑर्गन, क्लियर, जैकबसन ऑर्गन, और ये किस चीज के लिए होता है, स्मेलिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी, स्मेलिंग के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये कुछ डेज हैं और उसमें बताना है आपको ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी 21st ऑफ 28 जनवरी, 28 जनवरी, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट्री डे कब होता है, फॉरेस्ट्री डे 21 ऑफ मार्च को, 4 और 3, ठीक है। उसके बाद ये पंचायती है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, पंचायती राज डे है, पंचायती राज डे होता है 24 ऑफ अप्रैल को, नंबर 2। ओजोन डे होता है 16 सितंबर को, नंबर 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। ये लाला लाजपत राय जी वही हैं जिन्हें हम शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की भी है, लाला लाजपत राय जी की भी, याद रखना। फॉरेस्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। 24.56% हमारा फॉरेस्ट कवर है आपका, ठीक है। और फॉरेस्ट की बात करें जाए एरिया वाइज मध्य प्रदेश और परसेंटेज वाइज जो है मिजोरम में देखने को हमें मिलता है। पंचायती राज डे, इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इंप्लीमेंट हुई थी 1993 में।
और जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। और आपका जो पार्ट है वो है 9, स्केड्यूल की बात करी जाए वो है 11, ठीक है। ओजोन की बात करी जाए, ओजोन की थिकनेस को मापते हैं, ये मापा जाता है डॉप्सन यूनिट से, क्लियर, ये याद रखना। और ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में भी होती है, ट्रोपोस्फीयर में भी होती है। स्ट्रेटोस्फीयर वाली में गुड ओजोन होती है जो कि हमें ओजोन यूवी रे से बचाती है। ट्रोपोस्फीयर वाली जो होती है वो बैड ओजोन होती है, जहां से वो एसिड रेन की फॉर्म में निकल के आती है, जो हमने डिस्कस किया था अभी एसिड रेन, क्लियर। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैन फिलॉसफी क्या कहती है कि जिसके अकॉर्डिंग कहता है कि वर्ल्ड जो बनाया गया है और मेंटेन्ड होता है बाय द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है भाई, यूनिवर्स का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग दुनिया चल रही है, ये जैन फिलॉसफी हमें बताती है। ऑप्शन नंबर 1 ये याद रख लेना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा है, पेपर में हाव भाव उड़ जाएंगे तुम्हारे कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। तो इसको ये देखो, तुम लोग लिख ही रहे हो ट्रूथ, फेथ, सोल, लेकिन किसी का दिमाग में आंसर नहीं आ रहा यूनिवर्सल लॉ, पेपर में ऐसे गायब हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग काम चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। देखिए सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या है कि सूर्य ग्रहण, इसका मतलब क्या है कि ये सन है, ये मून है और ये धरती है, ठीक है। जब मून जो हो जाएगा, मून इसके ऊपर ऐसे परछाई डाल लेगा, ठीक है, मून की सन के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं, क्लियर। तो ये होता है पार्ट। अब बात ये है व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। देखो जब वो पार्शियल इमेज देता है, जब उसको पार्शियल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेनम्बरा, ठीक है। और जब वो टोटल कर लेता है, फुल्ली कर लेता है, उसको ढक लेता है पूरी तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, अंबरा, क्लियर। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो उसके अराउंड जो होती है वो एक लेयर दिखती है, जो लेयर दिखती है हमें वो कोरोना लेयर दिखती है, ये याद रखना। जब भी ये कंडीशन होगी, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, यानी कि सन यहां पे है, मून यहां पे है, अर्थ यहां पे है। देखिए मून की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होता है कि वो धरती को इधर खींचता है, सन भी धरती को इधर खींचता है। तो इस केस में जब मून और सन की जो पावर है वो मिल जाती है, धरती को एक साइड पे खींचते हैं, तो वो आपका जो है वो क्या कहते हैं, टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स देखने को हमें मिलती हैं। हाई टाइड्स का मतलब आमतौर पे टाइड्स आती हैं उससे तो बड़ी होती हैं और भी बहुत बड़ी होती हैं, क्लियर। हाई टाइड्स आएंगी और इस केस के अंदर जो है आपको क्या कहते हैं, उसका हाई टाइड्स देखने को हमें मिलेंगी, ये ध्यान रखना। और इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जानते हैं, स्प्रिंग टाइड्स है। और एक केस और बताता हूं, जब लेट सपोज सन यहां पे है, धरती यहां पे है और मून यहां पे है, मून धरती को इधर खींचेगा, सन इधर खींचेगा, तो इस केस में भी हाई टाइड बनेंगी। ध्यान रखना, यहां पे लिखा है हमने हाई टाइड, क्योंकि दोनों खींचते हैं, यहां पे दोनों अलग अलग खींचते हैं, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है। इस केस में भी हाई टाइड बनेगी और इसमें स्प्रिंग टाइड बनेगी, ये याद रखना, क्लियर। एक केस ऐसा होता है जब सन यहां पे है, मून यहां पे है, ठीक है, सॉरी धरती यहां पे है और मून या तो ये होगी पोजीशन या ये पोजीशन हो जाएगी। जब मून जो है 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा, इस केस में मून ऊपर खींचेगा धरती को और ये इधर खींचेगा, तो इस केस में जो है वो आपकी लो टाइड्स देखने को मिलती हैं और वो लो टाइड्स होती हैं आपकी नीप टाइड्स, छोटी टाइड्स। यार ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ में आया, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मीन्स। अब देखो सीधी सी बात है, इसका मैं बहुत ही सिंपल सा बताता हूं, मैं हर क्लास में इसकी एग्जांपल अलग ही लेता हूं, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, आपके घर वालों ने आपको मंथली आज एक तारीख है तो 1 तारीख को मान के चलो कि आपको 1000 रुपये दिया कि आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपये है, ठीक है भाई, ले लिया। अब मान के चलो भाई 1000 रुपये खर्च हो गए, तो आपका तो जीरो हो गया। अब आप किसी दोस्त के साथ चले गए कहीं पे, तो वहां पे तो भाई कॉन्ट्री देनी पड़ेगी। तो उस केस में आप अपने दोस्त को क्या बोला कि भाई तुम थोड़े से पैसे मेरे डाल दे, मैं अगले महीने तुझे दे दूंगा। तो उसमें फाइनेंस किसने किया आपको, फाइनेंस किसने किया, आपके दोस्त ने किया। तो घाटे में थे ना आप,
जब आपके पास कोई पैसा ही नहीं था तो आपने पार्टी में गए, खाया पिया, और उसमें कॉन्ट्री तो देनी पड़ेगी ना। जो वो कॉन्ट्री है वो आप घाटे में आ गए और उसमें फाइनेंस किसने कर दिया? आपके दोस्त ने कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये टर्म जो यूज होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, जिसके इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हद से ज्यादा पैसे खर्च कर दे और उतने पैसे उसके पास ना आए, ठीक है, उसके पास उतने पैसे ना आए, तो उसमें क्या होगा? वो घाटे में जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से लेगी भाई? या तो आरबीआई से लेगी, या तो फिर वर्ल्ड बैंक से लेगी, आईएमएफ से लेगी, बाहर की कंट्री से लेगी। तो उस केस में हम बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की। क्लियर? तो अब यहां पे देखो जी क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके आप बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आप बताओ क्या बनेगा? जैसे मैंने समझाया है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा इसका? देखता हूं मैं कौन देता है इसका आंसर। डिफरेंस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ना वो रेवेन्यू डेफिशिएट होता है। गवर्नमेंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू सो दैट ए बजट डेफिशिएट इज इंकर्ड व्हिच इज फाइनेंस्ड बाय द बोरोइंग। यस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस इन द बोरिंग एंड द एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज, ना 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 ना। कैपिटल एक्सपेंड, ना ना भाई ना। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ने जो पैसा आया था वो ज्यादा खर्च कर दिया, घाटा पड़ गया और घाटे के लिए आपने फाइनेंसिंग करवा ली। ये आई थिंक ये वाला जो वर्ड है ना, ये जो ऑप्शन जो पुराना नहीं था, ओजोन वाला हमने डिस्कस किया था, एसिड रेन वाला, शायद वो गलती से यहां पे लग गया, कोई बात नहीं। बट आपको समझ आ गया ना कि मैंने क्या बोला है? जो मैंने बोला है वो ही इसका आंसर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। उषा मेहता जी जो हैं वो किस चीज के लिए जानी जाती हैं? देखो आपको एक चीज मैं बताता हूं, उषा मेहता, ठीक है, और अरुणा आसफ अली, ये दो लेडीज जो हैं ये जानी जाती हैं आपके उसके लिए, डेट मीन्स क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में। देखिए अरुणा आसफ अली वो हैं जिन्होंने ग्वालियर टैंक, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 8 अगस्त 1942 में, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में वो तिरंगा लहराया था और बोला था कि हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी है, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन। और क्विट इंडिया मूवमेंट का लीडर कोई नहीं था, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिया था। तो एक तो अरुणा आसफ अली वहां से लिंक करती हैं, और एक लेडी है उषा मेहता। ये उषा मेहता कौन है? जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे ये बोला था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने एक सीक्रेट जो है अपना रेडियो स्टार्ट किया हुआ था, कहां पे? दैट इज इन द फॉर द ये वाला क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1। एंड जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये वायलेंट मूवमेंट थी, ये याद रखना, हिंसाजनक मूवमेंट थी ये। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अब आप गांव से, बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप गांवों से बिलोंग भी करते हैं या फिर आप गांव से उठ के शहरों में आए हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं गांवों से तो आप कहीं ना कहीं से लिंक होंगे। तो आपने देखा होगा कि वहां पे डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या चीजें होती हैं? सड़कें बनवा दी, इरिगेशन प्रोजेक्ट चला दिए, मेले हो गए, ठीक है, जहां गांव की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से चलता रहता है, जिसमें पूरा का पूरा जो गांव है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप गांव में बिलोंग करते हो, गांव के अंदर जो है आपका सोशली, इकोनॉमिकली और मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली अगर आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रो मतलब सामाजिक तौर पे भी ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटी में भी रह के ग्रो कर रहे हैं, प्लस इकोनॉमिकली पैसे वाइज भी ग्रो कर रहे हैं, प्लस कल्चरली कैसे? भाई जो गांव में हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनके तीज त्योहार वगैरह जो भी हैं, जो भी कम्युनिटीज बिलोंग करती हैं गांव से, तो वो सारे के सारे जो हैं वो अपने त्योहार वगैरह चलते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, तो इससे एक कम्युनिटी लाइफ जो है वो एक अच्छी हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इरिगेशन, स्कूलिंग, एजुकेशन, ये आपका इंटरनेट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फोकस किसके ऊपर कर रहा है? रोड्स अकेली बनवाना नहीं, अकेली रोड नहीं है। ग्रोइंग एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द, ना असिस्टा पूरस, ना
टू ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया covering resources and cultural and economic aspect of the community life. Yes, option number D is the correct answer. Option number D. Option number D is the correct answer. Yes, option number D. स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।